नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 20 मार्च 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब करे सीधे चलते हैं अपन आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में। देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन 1.0 की घोषणा करी थी। इसका उद्देश्य था कि 2024 तक सभी घरों में पीने के पानी का नल से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, एक मिनिमम क्वांटिटी तक। वो चीज़ें हुई, लगभग 70 से 80% जो है टारगेट ये पूरा हुआ। उसके बाद अभी 2028 तक के लिए 2.0 जल जीवन मिशन लॉन्च किया है और राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने एमओयू साइन कर लिया। किसके साथ में? सेंटर के साथ में। सेंटर प्लस स्टेट, तो राजस्थान इसमें पहला राज्य बन गया जिसने सेंटर के साथ में एमओयू साइन कर लिया कि जल जीवन मिशन जो 2.0 है इसको हम मिलकर लागू करते हैं राज्य में। ठीक है, एमओयू दिल्ली में साइन हुआ है। इसमें केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जो है जल संसाधन मंत्री वो थे और मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, एंड कन्हैयालाल जो कि कैबिनेट मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है राजस्थान के, ये उपस्थित थे और उन्होंने जल जीवन 2.0 जो है इसको सुनिश्चित किया है कि हम राजस्थान में इसको लागू करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने वाला वो ये है कि एमओयू बनने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है और इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है एक नेपाल से। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर जो सांसद है वो बन गई है भूमिका श्रेष्ठ। देखिए, पूछा जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर है समाज में। आपको बताया बारी हम नेपाल से हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन आज एक भी ट्रांसजेंडर जो है हमारा संसद तक नहीं पहुंचा है। तो भूमिका श्रेष्ठ है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो अचीवमेंट है वो भूमिका श्रेष्ठ की भी है और एज ए नेशन नेपाल की भी है। 37 वर्षीय है भूमिका श्रेष्ठ, जो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद के रूप में शपथ लिए और LGBT अधिकारों के लिए काफ़ी टाइम से ये सक्रिय थे। और इनको 2022 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, यानी कि एक हिम्मती बहादुर महिला के तौर पे इनको 2022 में भी सम्मानित किया गया था। और नेपाल की समावेशी राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। उम्मीद करते हैं इस तरह के जो सामाजिक पहले हैं वो इंडिया में भी कभी आएगी। ठीक है, फ्लैश आप याद रखेंगे। पहली जो है भूमिका श्रेष्ठ, पहले ट्रांसजेंडर सांसद, 275 टोटल सदस्य है वहाँ की संसद में, और 2022 में इसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का जो पुरस्कार है वो भी, ये एक सिंबॉलिक पिक जोड़ी गई है कि ये इस तरह का बैरियर हमारा जो है सोशल इंक्लूजन में, ठीक, कि किस प्रकार सामाजिक रूप से हमें इंक्लूसिव बनना चाहिए, यानी कि सबके लिए स्थान होना चाहिए इन डेस्पाइट ऑफ जो भी आपका जेंडर के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक दिल्ली में है भारत मंडपम। ठीक है, क्या कार्य है इसका? देखिए, बहुत बड़ा एक इवेंट स्थल है। ठीक है, यहाँ क्या होते हैं, इंटरनेशनल और बहुत बड़े नेशनल जो इवेंट है वो आयोजित होते हैं। इसी प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राजस्थान में हो रहा है और राजस्थान मंडपम है जो भारत मंडपम से भी बड़ा होगा। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी इसकी DPR वगैरह बन गई है। कहाँ पे है? B2 बाईपास जो जयपुर का है, द्रवती नदी के पास 91 एकड़ भूमि पर ये निर्मित हो रहा है और 5800 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित जो प्रोजेक्ट की लागत है उसकी घोषणा करी है। उद्यमी समिट में इसकी घोषणा की थी। डिजाइन जो है आर्किटेक्ट डॉक्टर अनूप बरतरिया जो है, अनूप बरतरिया, वो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, आर्किटेक्ट है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा। 7000 इसमें सीटें होगी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज का कोई सम्मेलन हो रहा है तो उसको आयोजित करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें देश विदेश से जो डिग्निटीज है और जो स्टेक होल्डर्स है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की थीम पर इसको बनाया जा रहा है। 1500 सीटें, यानी कि एक पूरा भारत मंडपम हो गया। ठीक है, इसमें एक पदम मंडपम है, उसकी 7000 सीटें हैं, उसकी कैपेसिटी। एक ब्रह्म मंडपम बनेगा, उसकी 1500 सीटें हैं। ये कला एवं संस्कृति के कार्यक्रम होंगे, ब्रह्मांड की थीम पर आयोजित होंगे। एक स्वर्ण मंडपम है, उसमें 2500 सीटें हैं। ये शहर के सभी आयोजनों के लिए सोने की आभा की तरह डिजाइन किया गया है। एक एंट्री गेट होगा, वाटर व्यू द्रव्यति से 300 मीटर की कृत्रिम झील एक बनाई जाएगी और इस तरह का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर इसमें बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें पदम मंडपम, ब्रह्म मंडपम, स्वर्ण मंडपम और एक एंट्री गेट होगा। पूछा जा सकता है कौन कौन से मंडपम राजस्थान मंडपम में शामिल है, तो ब्रह्म मंडपम शामिल होगा, पदम मंडपम शामिल होगा और स्वर्ण मंडपम शामिल होगा। एक्सपो सेंटर होगा 7,90,000 वर्ग फीट में, समय सीमा 2 साल में पूरा करना। टेंडर इसका अगले माह जारी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एक बड़ी राशि इसके लिए अलॉट की गई है और देखते हैं 2 साल में ये किस तरह बन के आता है और फिर किस तरह बेसिकली अगर इस तरह का
एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके स्टेट में बनता हो तो आपकी स्टेट की इमेज को एनहांस करता है, बूस्ट करता है। इसको बाकी इन्वेस्टमेंट समिट इस तरह के जब इंटरनेशनल आयोजन भी अगर राजस्थान में होंगे तो इसका निश्चित तौर पे इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा। आगे आपको पता हमारा जो यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है काफी सक्सेसफुल है और 7 देशों ने ऑलरेडी इसको अपना रखा है। अभी श्रीलंका 8वां देश बन गया है जिसने हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। देखिए लॉन्च कब हुआ था, 2016 में हुआ था। कौन चलाता है, एनपीसीआई। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि यूपीआई जो है किसके द्वारा, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 8वां देश कौन बन गया है, श्रीलंका। क्या होगा, क्यूआर कोड से सीधा भुगतान होता है। आप सब जानते हैं यूपीआई के बारे में। आप जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं वो यूपीआई टेक्नोलॉजी से ही काम करता है। श्रीलंका ने यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भुगतान प्रणाली को अपनाकर इसे लागू करने वाला 8वां देश बन गया और क्यूआर स्कैन कर इस यूपीआई से सीधे भुगतान कर सकेंगे। पहले 7 देश कौन से हैं, श्रीलंका तो देखिए 8वां, उससे पहले यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, ये और उसके बाद श्रीलंका। देखिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये तो हमारे 3 पड़ोसी देश हो गए। आपको याद रखना बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। बचे कौन, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। उसके बाद याद रखेंगे नीचे सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस और कतर, ये जो 8 देश है इन्होंने यूपीआई अपना लिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। देखिए याद करवाता हूँ। सबसे पहला देश आप याद रखेंगे, हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें से बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। बचे कौन, नेपाल हो गया, ठीक है। दूसरा अपना भूटान हो गया, अभी हाल ही में श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख लेंगे यूएई हो गया, ठीक है। नीचे सिंगापुर हो गया, ठीक है। फ्रांस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मॉरिशस हो गया, छोटा देश है, काफ़ी इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है। एंड 8वां हो गया आपका कतर, ठीक है। तो ये जो 8 देश है इन्होंने यूपीआई पेमेंट को अपना लिया है। ये अपने आप में एक इंडिया की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई आंसर आप मेंस का लिखते हैं जिसमें बेसिकली आप इंडिया के विदेशों से रिलेशन के बारे में बात करें या फ्यूचरिस्टिक कोई रिलेशन की अप्रोच के बारे में बात करें तो आप बात कर सकते हैं कि इंडिया यूपीआई जैसे सिस्टम काफ़ी देशों ने अपनाए और ये भी आप नेगोशिएशन में इसको एज ए ट्रम्प कार्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिलके इसमें संबंध आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आगे कुछ नियुक्तियां हुई है। देखिए विक्रम दुरुस्वामी है जो कि चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। देखिए राजदूत सारे देशों को याद करने क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं। मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट देश, चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी भी और बहुत ताकतवर देश है। उस हिसाब से विक्रम दुरुस्वामी को जो है चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ये सब याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं रखना है। एक है विलियम डल रिम्पल, ये मार्क क्लिंटन हिस्ट्री एक प्राइज है जो इनको मिला है, मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज। इस प्राइज का आप नाम भी याद रखेंगे एंड विलियम डर रिम्पन का नाम भी आप याद रखेंगे, डल रिम्पन, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार है ये। उनकी किताब देखिए, क्या ब्रिटिश इतिहासकार को कोई अवार्ड मिला हमें याद रखना चाहिए, मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि जो बुक लिखी है उसका नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। यानी बुक का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, यानी प्राचीन भारत ने किस तरह दुनिया को बदला, किस तरह दुनिया में चेंजेस किए। इस बुक के ऊपर ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गहरी रिसर्च पर आधारित इतिहास पुस्तकों को ये दिया जाता है। बेसिकली उन्होंने जो बात हम करते हैं कि इस भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत में प्राचीन ज्ञान बहुत ही संबल था, हमारे जो पश्चिम ने जो चीज़ें करी है, हमारी वेद उपनिषदों का हमारा जो नॉलेज है उसको ही, उसके बेस पे ही अपना रिसर्च डेवलप करके उन्होंने हासिल किया और इसी बात को, ये जो बुक है इसी थीम पे आधारित है, इसलिए इसको अवार्ड मिला और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाम याद रखेंगे, विलियम डल रिम्पल। बुक का नाम, जो अवार्ड है मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज, और बुक का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ओके, चलिए आगे देखिए, आरबीआई को एक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यानी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड का मतलब हो गया इनिशिएटिव, यानी पहल करने के लिए सबसे जो उपयुक्त, सबसे जो विशिष्ट, सबसे जो प्रतिष्ठित जो अवार्ड इनिशिएटिव को लेके वो दिया आरबीआई को। क्यों दिया है, इन्होंने एक बैंक.in डोमेन विकसित किया है। ये डोमेन किसके लिए विकसित किया है, ये बैंकों के लिए विकसित किया है, ठीक है। आपको पता है जितना जितना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है उतना ही साइबर फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटीज के इशू होते हैं, इसलिए एक सिक्योरिटी फीचर जो है बैंकों को दिया है किसने, आरबीआई ने, राइट। क्यों मिला है पुरस्कार, देखिए बैंकों के लिए विशेष और सुरक्षित इंटरनेट डोमेन जो है .bank.in लॉन्च किया है। ये फर्जी बैंकिंग वेबसाइट और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और रोक लगा सकती है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे आप ये भी .bank.in और किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई को इसका अवार्ड मिला इनिशिएटिव ऑफ द ईयर।
भारत की उपलब्धि क्या है? भारत ने बैंकों के लिए सुरक्षित विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया। एक और बात, इंडिया ने इसी के बेस पे कि एक स्पेशल डोमेन चाहिए और विशेष इंटरनेट डोमेन जो है अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। और डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में एक क्रांतिकारी कदम है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है हजारों करोड़ के जो है बैंकिंग फ्रॉड्स हर महीने होते हैं, उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। .bank.in डोमेन अनिवार्य करने वाला पहला देश भारत। पुरस्कार मिला है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर इंटरनेशनल अवार्ड है, और पुरस्कार किसको मिला? आरबीआई को मिला, राइट। चलिए, एक मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में पहले से भी था और बीच बीच में न्यूज में आता रहता है, आर्टेमिस 2। देखिए इंपॉर्टेंट है, मिशन हमारा नहीं है, नासा का है। क्या है? इसके माध्यम से देखो दोबारा चंद्रमा पे मैन लैंडिंग जो है होने जा रही है, यानी कि वहां पे मनुष्य को भेजा जाएगा 54 साल बाद। ऐसा कर रहा है नासा। 54 साल पहले नासा ने जो है एक मिशन किया था चंद्रयान पे, और उसके बाद अब ये 10 दिन का मिशन कर रहा है, जो कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के और वापस धरती पे आएंगे। ठीक है, इसमें रीड वाइजर, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच, जेरेमी हेंसन नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आर्टेमिस 2 मिशन किसका है? नासा का। पूछा जा सकता है कि इस मिशन के तहत क्या होगा? चंद्रमा पे 54 साल के बाद में मानव चंद्र मिशन है, यानी कि किसी आदमी को चंद्रमा पे भेजा जाएगा। अंतिम मिशन अपोलो 17 जो था वो 1972 में जो किया गया था। अगला जो मिशन है ये आर्टेमिस 3 और 2 तो लॉन्च हो रहा है इसी साल, और ये 2028 तक लॉन्च की जो योजना है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस 2, जो आप याद रखेंगे किसका है? नासा का, किस चांद पे व्यक्ति को भेजना। आगे आपको पता है हमारी जो ट्रेडिशनल बैटरीज है उनकी कई सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या? जैसे बेसिकली आपको अगर कोई आपने इलेक्ट्रिक कार ली, ठीक, तो उसकी रेंज होगी 500 से 600 किमी मैक्स। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैटरीज है। अब इस तरह की बैटरीज आ रही है क्वांटम बैटरीज। अगर ये डेवलपमेंट होने के बाद में, यानी कि अगले 2 से 3 साल में ये पूरी तरह विकसित हो जाएगी। ठीक है, विकसित होने के बाद ये लगभग 1000 से 1500 किमी का आपको बैकअप देंगी। तो इस तरह की जो है भविष्य की ऊर्जा तकनीक है क्वांटम बैटरी। मतलब क्या? इसमें सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, बल्कि क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पे ये कार्य करती है। इसका नियमों का उपयोग जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए किया जाता है। फायदा क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। ऊर्जा को बहुत तेजी से स्टोर किया जा सकता है और रिलीज किया जाता है, यानी इसको चार्ज करना भी और इसको यूज करना, दोनों ही चीजें फास्ट होगी। बिना तार के वायरलेस लेजर से चार्ज की जा सकती है, और इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा में क्रांति ला सकती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहन जितनी भी पोल्यूशन की समस्या है, इसके रिप्लेसमेंट के रूप में हमने इलेक्ट्रिक वाहन लेके आए, सारी दुनिया लेके आई, हमने भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेके आए एज ए नेशन, एज ए स्टेट। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। अगर क्वांटम बैटरी अगर आती है तो फिर ये एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। रीज़न क्या है? क्योंकि तेज़ी से स्टोर भी करती है, रिलीज भी कर सकती है, वायरलेस है, तेज़ी से चार्ज की जा सकती है, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा में क्रांति ला सकती है, हमने बात करी। एक होता है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय खुशी इंडेक्स, और एक होता है हैप्पीनेस डे भी। तो अभी हैप्पीनेस डे के इस उपलक्ष्य में फिनलैंड ने लगातार 9वें साल शीर्ष पे जगह बनाई है। फिनलैंड जो है एक आपका नॉर्डिक नेशन है, जो कि यूरोप के जो सबसे विकसित देश है, जो सबसे संपन्न देश है, उनमें से एक है। तो ये 9वें साल लगातार शीर्ष पे रहा है फिनलैंड, किसमें? इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है, आज 20 मार्च है। तो सबसे पहले तो आप मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है आज, और हमें खुशियां बांटनी भी चाहिए। देखिए स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी होगा, बट फिर भी जितना खुश रह सके वो हमारे लिए भी सही है, और जिन लोगों के अराउंड हम रहते हैं उसके हिसाब से भी अच्छा है। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फिनलैंड जो है लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, और ये रिपोर्ट जारी करने वाला जो संस्थान है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर। एक तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च सेंटर, दूसरा गैलप, और तीसरा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क है SDSN, यूनाइटेड नेशन का गैलप और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबींग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो 3 संस्थाएं हैं ये मिलकर इसको जारी करती है। 9वीं बार फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, विश्व का सबसे खुशहाल देश है। भारत की रैंकिंग जो है वो 116 है। ठीक है, 147 देशों की सूची में ये रैंकिंग भी इंडिया की पूछी जा सकती है। चीन जो है 65वें स्थान पे है, और हमारे जो पड़ोसी है देखिए चीन 65, नेपाल 99, पाकिस्तान 104। ये मुझे भी सरप्राइज करता है कि यार पाकिस्तान कैसे 104 स्थान पे हो सकता है और हम 116 पे। उसके पीछे रीजन है दोस्तों। देखिए रीजन क्या है, बेसिकली लोगों की मेंटेलिटी से ये चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का आदमी एकदम हताश है, तो हताश आदमी क्या करता है, वो हर तरह की एस्पिरेशन छोड़ देता है, उसको पता कुछ होना जाना नहीं, ना मेरा ना इस देश का, तो वो जैसी कंडीशन में वैसी कंडीशन में रहता है। बट इंडियन क्या है, एस्पिरेशनल है। हमें अगर रोड ठीक नहीं मिलती है तो हम परेशान होते हैं, हम कंप्लेंट भी करते हैं, और हमें उम्मीद होती है कि ठीक हो सकती है। बट पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरह के देश है जहाँ ये लगता है
कि जो चीज़ खराब है वो खराब है, वो ठीक हो ही नहीं सकती थी, स्थिति इससे भी बदतर होनी है। तो उस मेंटल स्टेट के हिसाब से ये चीज़ें होती है। आगे देखिए, राजस्थान भूजल प्राधिकरण एक जो घोषणा करी थी सरकार ने, लेकिन अभी काफ़ी टाइम होने के बाद भी ये बिल जो है 10 सितंबर 2025 को पारित हो गया था, उसके बाद भी अभी इस पे कानून नहीं बना ना। ये कानून तो बन गया लेकिन ये प्राधिकरण बनाया नहीं है। देखिए बेसिकली राजस्थान में भूजल की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। हमारे यहाँ पहले तो काफ़ी पानी गहरा है, दूसरी बात बहुत सारे मैक्सिमम एरिया जिस तरह है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा पानी निकाला जा चुका है। तो इस हिसाब से ये प्राधिकरण बनना काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पॉलिटिकल बात है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो ब्लॉक है उसमें किस ब्लॉक की क्या स्थिति है। देखिए टोटल जो है 302 इकाइयां हैं, ठीक है, ठीक है, ये शहरी और 214 ब्लॉक जो है अतिदोहित। हम देख लेते हैं 214 जो ब्लॉक है। देखिए ब्लॉक क्या है, बेसिकली मान लो ये राजस्थान का अजीब सा मैप बन गया, ये राजस्थान का मैप है, तो इसमें ब्लॉक बना लिए, जैसे ऊपर वाला ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ऐसे एरियाज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, मैप पे मत जाना, ठीक है, थोड़ी मैपिंग खराब भी है, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो ब्लॉक है इस हिसाब से 214 ब्लॉक है, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब जिनका अति दोहन हो चुका है ऑलरेडी। 3 जो ब्लॉक है वो लवणीय है, 27 जो ब्लॉक है वो संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये भी अति दोहन की श्रेणी में आ सकते हैं। ये है 21 जो है अर्ध संवेदनशील है, यानी कि इसके संवेदनशील की श्रेणी में आने में थोड़ा समय है, पहले ये संवेदनशील की श्रेणी में आएंगे फिर ये अति दोहन की श्रेणी में आएंगे। मात्र 37 जो ब्लॉक है वो सुरक्षित है। देखिए आप सोच के देखिए कि कितनी ज्यादा कंडीशन जो है खराब है, कि सिर्फ 37 ब्लॉक जो है वो सुरक्षित है, बाकी सारे ब्लॉक जो है या तो वो सेंसिटिव जोन में जा चुके हैं या फिर वो उनकी मैक्स कैपेबिलिटी यानी कि अति दोहिता की श्रेणी में वो जा चुके हैं, ठीक है। आगे एक आर्टिकल हमने स्पेशली एक जो है संपादकीय ऐड किया है द हिंदू का, कि दाल उत्पादक जो किसान है उनका हित और भारत अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता जो होने जा रहा है इसमें क्या चुनौती है और क्या हमारे कंसर्न हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए भारत अमेरिका जो व्यापार समझौता है उसमें दालों को लेकर एक गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। देश में दालों का कुल उत्पादन होता है 2.5 करोड़ टन। देखिए दोस्तों 2.5 करोड़ टन जो है हमारे यहाँ कुल दालें उत्पादित होती है, लेकिन मांग कितनी है 3 करोड़ टन, यानी कि 0.5 करोड़ टन जो है हमारे शॉर्टेज होता है, ठीक है हमारी, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है दाल, इसकी वजह से, और इंडियन हाउस होल्ड काफ़ी दाल को यूज भी करते हैं। तो टोटल हमारी मांग है 3 लाख करोड़ टन, 3 करोड़ टन, ठीक है, लेकिन कितनी उत्पादित होती है 2.5 करोड़ टन, तो कितनी 0.5 करोड़ टन जो है यानी 50 लाख टन दाल हमारे यहाँ आयात की जाती है विदेशों से, ठीक है। तो यहाँ किसानों की भागीदारी 5 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं जो दालों का उत्पादन करते हैं, और ये गैर अनाज प्रोटीन का लगभग 1/4 पूर्ति करता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है दालें हमारे खाद्य में, ठीक है। एमएसपी की खरीद का संकट, देखिए 2019 से 24 के बीच जो हमारी मूल्य समर्थन योजना है यानी कि एमएसपी, उसमें मात्र 2.9% से 12.4% के बीच ही खरीद रही है, ठीक है, और इसकी वजह से किसानों को क्या निजी व्यापारी को बेचना पड़ता है और वो ठीक दाम उनको देते नहीं है। यानी कि अगर मान लो 100 यूनिट अगर पैदा करिए किसान ने, तो कितनी 2.9 से लेके 12.4 के बीच में ही उन्होंने एमएसपी में बेची है, बाकी सब बाहर। उसकी अलग चुनौतियां हैं, क्यों बेचना पड़ता है आप सब जानते हैं, बिचौलियों का है संकट, प्रशासनिक जो चिंताएं उसमें, करप्शन है, मंडियों की जो है संख्या कम है, और भी बहुत सारी, राज्य सरकारें कई बार रिलेक्टेंट होती है खरीदने को लेके, तो एक सारी समस्या है। ये डेटा आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स में। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि भाई उनकी अमेरिका जो दाल है उसको इंडिया में निर्यात करने पे अमेरिका दबाव बना रहा है। आगे देखते हैं किस तरह से चीज़ें निकल के आती है, बट राइटर यहाँ पे चिंता जता रहे कि अगर अमेरिकन दाल को इंडियन मार्केट में अगर अनुमति देती तो किसानों की जो हालत है ये इससे भी बदतर हो जाएगी। समाधान का रास्ता क्या है कि भाई सुधार करना जरूरी है, एमएसपी की निश्चित व्यवस्था हो, बिक्री केंद्रों का विस्तार हो, और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। सारी चीज़ों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत है। आगे एक आर्टिकल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक संपादकीय यानी कि एडिटोरियल ऐड किया है, मिस सेलिंग पर आरबीआई का निर्देश। सबसे पहले तो मैं आपको ये, आप पूछेंगे सर मिस सेलिंग क्या है, आप आर्टिकल छोड़ो, सबसे पहले तो ये समझो मिस सेलिंग क्या है। देखिए होता क्या है, बेसिकली आपने कभी देखा होगा, ठीक है, या तो बैंक का कोई कर्मचारी या फिर बैंक का एजेंट, जैसे आपने देखा होगा एसबीआई इंश्योरेंस बेचते हुए कई लोग मिल जाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी फसल बीमा योजना आपको ज़बरदस्ती किसान को
उसका बीमा भरवा दिया जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में फोर्स करके या मैनिपुलेट करके या बोल के कि सर 20 साल बाद आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, आप ये स्कीम ले लीजिए, ये जीवन बीमा ले लीजिए, ऐसी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें करते हैं बैंक के प्रतिनिधि, यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, यानी नॉन बैंकिंग एक्टर नहीं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर जो इस तरह की चीज़ें करता है, इसको आरबीआई ने बोला है मिस सेलिंग, यानी कि ये गलत तरीके से बेचा जा रहा है, ये जो नहीं होना चाहिए। इस पर लेके आरबीआई ने एक नई नीति बनाई है। आरबीआई द्वारा बैंकों को गुमराह करके उत्पाद बेचना मिस सेलिंग होती है, उस पर निर्देश जारी किए रोक लगाने की, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। S&P ग्लोबल सर्वे 2023 के अनुसार, इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, S&P ग्लोबल सर्वे 2023 के अनुसार केवल 27% भारतीय वयस्क वित्तीय रूप से साक्षर है। यानी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वित्तीय साक्षरता नहीं है, यानी कि इन सब इंस्टीट्यूशन के बारे में, इनके प्रावधानों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस जानकारी के अभाव में, इस जानकारी की कमी के कारण जब बैंकिंग जो करस्पोंडेंट्स है या फिर बैंक जो प्रतिनिधि है, वो बहुत सारे गलत प्रोडक्ट लोगों को बेच देते हैं। यानी कि मान लो मेरी फॉर एग्जांपल कैपेसिटी नहीं है, मैं साल के 20,000 रुपये कमाता हूँ और मुझे अगर मान लो 2 लाख रुपए का बीमा करवा दिया मेरा, तो मैं कहाँ से पैसा अफोर्ड करूँगा, अपनी फैमिली को कैसे चलाऊंगा, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें भारतीय कस्टमर्स के साथ में हो जाती है और लाखों लोग गलत योजनाओं के शिकार हो जाते हैं। क्या है समस्या की पहचान? देखिए क्या होता है, बैंक कर्मचारी सेल्स टारगेट पूरे करने के चक्कर में ग्राहकों को उनकी आय, उम्र और जोखिम क्षमता के अनुचित उत्पाद बेच देते हैं। जैसे मैंने बात करी कि मेरे को ऐसा बीमा बेच दिया जिसको मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फायदा तो तब मिलेगा ना जब मैं उसकी साल भर की प्रीमियम दे पाऊँ, और मेरे को किसी एजेंट ने बोला नहीं नहीं सर आप कर लो, हो गया, मैंने किया, लेकिन मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। आगे 62% ग्रामीण उपभोक्ता बताते हैं कि छोटे लोन पर भी कुछ ना कुछ उत्पाद जो है खरीदने की, बेचने की कोशिश बैंक कर्मचारी करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता है इसमें, मान लो आपने 10 लाख रुपए लोन लिया, वहीं लोन देते टाइम भी कोई ना कोई बैंक का मैनेजर या समवन जो भी, वो ये बोलेगा आप ना 1 लाख का ये इंश्योरेंस अपना ले लो पर्सनल, और अगर आप या ऐसे भी बोल सकता है कि 1 लाख का ये पर्सनल इंश्योरेंस लोगे तभी हम आपको 10 लाख रुपए का लोन लेंगे। इसमें रीजन क्या है, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने। और 57% बैंक मैनेजर ने भी मिस सेलिंग का दबाव स्वीकार किया, यानी कि इस तरह की चीजें होती है। ये आरबीआई के नए निर्देश जुलाई से लागू हो जाएंगे, यानी कि अगर कोई मिस सेलिंग का दोषी पाया जाता है तो उसको पूरा रिफंड दिया जाएगा। और अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो ये आरबीआई की एक अच्छी पहल है जिसको आप आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है, आपसे इस वर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। आज हमने डिस्कस किया जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में कि राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने एमओयू साइन किया है भारत सरकार के साथ में। भारत मंडपम की तर्ज पे राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है, इसकी कॉस्ट होगी 5800 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ में एकड़ में बन रहा है। 7000 जो है सीट पदम मंडप में होगी। यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला, यूपीआई लागू करने वाला श्रीलंका 8वां देश बन गया है। इसमें टक से हम दोबारा याद कर लेते हैं कौन कौन से देश थे, मैं अपनी मेमोरी भी चेक कर लेता हूँ, आप भी अपने दिमाग पे जोड़ डालिए। सबसे पहला हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। पॉइंट 1 नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा भी श्रीलंका बन गया है। उसके बाद आ जाओ आप, चौथा फ्रांस, 5वां कतर, ठीक है, छठा आपका हो गया सिंगापुर, ठीक है, 7वां यूएई और 8वां मॉरिशस। ठीक है, आप भी, मुझे पता बहुत स्मार्ट हो, आपने भी याद रख किए होंगे और आपने भी ऐसे ही लिख दिए होंगे या विजुलाइज कर दिए होंगे। ठीक है, फिर हमने आर्टेमिस 2 के बारे में बात करी। नासा का मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग काफ़ी लंबे समय बाद नासा अंतरिक्ष में चंद्रमा पर मानव उतारने जा रहा है। हेल्थ हैप्पीनेस रिपोर्ट 9वीं बार फिनलैंड टॉप है और इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे, यानी कि 116वीं। भूजल संकट जो है काफ़ी ज़्यादा, हमारे मैक्सिमम जो ब्लॉक है वो अतिदोहित की श्रेणी में है, इसमें हमें प्रयास करना पड़ेगा। और राजस्थान में पानी का संकट है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही होगी, और फायदेमंद रहना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को। जय हिंद।